आइए सभी बच्चे हमारे साथ आज क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, तो पहले हम बच्चों को ये समझा दें। बेटे, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। हमने ये बात आपको पहले भी बताई है कि इनकम की जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इनकम टैक्स में कहा गया है कि इनकम को आप 5 हेड्स में कंप्यूट करते हैं, और इन्हीं 5 हेड्स में से आज मैं सबसे पहले सेकंड हेड डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है सर। पहले हेड आता है सैलरी, उसके बाद में आता है हेड हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन हम लोग पहले हाउस प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इनकम का हेड एक तो छोटा है सैलरी के कंपैरिजन में, और दूसरा ये है कि इस हेड से बच्चे मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे। सैलरी सीधा बड़ा हेड है, उसे हम इसके बाद मिलेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे मेरे साथ जल्दी से रेडी हो जाएंगे और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इनकम का सेकंड हेड, दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हमारा आज का चैप्टर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बेटे, पहले के चैप्टर्स में हमने कभी कभी बीच में सिंघानिया जी की बुक यूज की थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब से हम सिर्फ और सिर्फ गिरीश आहूजा सर की बुक ही यूज करेंगे। मार्केट में सिंघानिया जी की बुक अभी तक आई नहीं है, लेट हो गई है, और अब हमने मन बना लिया है कि हम गिरीश आहूजा जी की ही बुक को यूज करेंगे। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ देखेंगे कि हमारी बुक में ये चैप्टर नंबर 5 आ रहा है, लेकिन हम इसे चैप्टर नंबर 4 बुलाते हैं क्योंकि बीच में एक चैप्टर है इनकम्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, जो कि हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, वो लास्ट में जाके डिस्कस करते हैं। तो आइए जी, मेरे साथ सभी बच्चे बुक में देखेंगे। बुक कह रही है कि इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, सेक्शन 22 टू सेक्शन 27। तो इसमें सेक्शंस कवर होते हैं 22 टू 27। ठीक है, तो टोटल 6 सेक्शंस हैं पूरे के पूरे चैप्टर में। सबसे पहला सेक्शन होता है 22। तो जिस हेड की इनकम निकालते हैं उस हेड के पहले सेक्शन को बुलाते हैं चार्जिंग सेक्शन। तो पहला सेक्शन चार्जिंग सेक्शन होता है, उसके बाद आएगा सेक्शन 23। सेक्शन 23 हमें बताता है व्हाट इज द एनुअल वैल्यू, और ये इस चैप्टर का एक बहुत बड़ा सेक्शन है सेक्शन 23। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 24। ये सेक्शन हमें बताता है डिडक्शंस। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 25। सेक्शन 25 में होता है रिकवरी, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, और ठीक है एरियर्स ऑफ रेंट। फिर हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 26। सेक्शन 26 कहता है कि अगर एक मकान के एक से ज्यादा ऑनर हों तो आप कैसे डील करेंगे, को ऑनरशिप। और फिर हमारे पास आता है सेक्शन 27, डीम्ड ऑनरशिप। और हमारी क्लास का टारगेट रहेगा कि हम अपना पहला सेक्शन और अपना आखिरी का सेक्शन, ये दोनों सेक्शन हम आज कंप्लीट करेंगे। फिर हम बाद में सेक्शन बचे हुए सेक्शंस को कवर करेंगे। ठीक है सर। सबसे पहले तो लिखेंगे चार्जिंग सेक्शन को। सेक्शन 22
बेटे हमारे पास इनकम के 5 हेड्स हैं, तो इन पांचों हेड्स के अंदर गवर्नमेंट सबसे पहले सेक्शन की हेल्प से हमें यह बताती है कि आप कौन से हेड में अपनी इनकम को शो करोगे, ये पहले समझ लीजिए। जैसे आप किसी के मकान में बेल बजाने से पहले आप उस मकान के ऊपर देख लेते हैं कि नेम प्लेट पर उस व्यक्ति का नाम लिखा है जिसे मैं मिलना चाहता हूं, तभी उसकी बेल आप रिंग करते हैं। ऐसे ही बेटे लॉ कहता है क्योंकि 5 हेड्स हैं, पांचों हेड्स में अलग अलग लॉ लिखा गया है, तो कहीं आप गलत हेड में ना चले जाओ, इसलिए लॉ कहता है कि पहले आप सबसे पहले सेक्शन में ये पढ़ के देख लेना कि आपको इस हेड में जाना है या किसी और हेड में जाना है। तो इसीलिए हम पहले सेक्शन को बुलाते हैं चार्जिंग सेक्शन। तो हमारा सेक्शन 22 जो है वो हमारा चार्जिंग सेक्शन है। इसमें क्या लिखा गया है, आइए जी। ये चार्जिंग सेक्शन कह रहा है सबसे पहले एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपरटीनेंट देयरटू। अभी आपने सिर्फ रीडिंग करना है मेरे साथ। एनुअल वैल्यू किसी ऐसी प्रॉपर्टी की जो कि बिल्डिंग हो, ऑफ विच असेसी इज द ऑनर, जिसका असेसी मालिक हो, shall be subject to tax under the head income from house property। इसका मतलब एनुअल वैल्यू ऑफ बिल्डिंग ऑफ विच assessee is the owner shall be subject to taxation under the head house property। ठीक है। फिर लिखा है आफ्टर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, ये फॉर द टाइम बिंग मेरे काम का नहीं है, प्रोवाइडेड सच प्रॉपर्टी, मतलब ये वाली बिल्डिंग या एनी पोर्शन ऑफ सच प्रॉपर्टी, यानी आपकी बिल्डिंग या आपकी बिल्डिंग का कोई भी हिस्सा, इज नॉट यूज्ड बाय द असेसी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम। तो मैंने आपको ये 4 चीजें पहले बतानी है और फिर आगे बढ़ना है इस चैप्टर में। सभी बच्चे मेरे साथ साथ ध्यान से। सेक्शन 22 ने कहा एनुअल वैल्यू किसकी, ऑफ प्रॉपर्टी। तो मैं प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा हूं। प्रॉपर्टी के बारे में लिखा गया बिल्डिंग और बिल्डिंग के साथ लिखा गया लैंड। लैंड अपरटीनेंट, लैंड अपरटीनेंट का मतलब है जो लैंड बिल्डिंग के साथ जुड़ी हुई हो। तो एनुअल वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड अटैच्ड टू द बिल्डिंग of which assessee is the owner shall be chargeable to tax under the head house property, provided such building shall not be used by the assessee for the purpose of business oblique profession carried on by him। 4 बातें बेटे मैंने आपको समझानी है। एनुअल वैल्यू किसकी, बिल्डिंग की, जिसका असेसी ऑनर होगा और जो कि उसके बिजनेस में इस्तेमाल नहीं हो रही हो। अगर ये 4 चीजें होंगी तो फिर ही आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अपनी इनकम टैक्स करवानी है। ठीक है। इन 4 चीजों को हम आपके साथ बताने जा रहे हैं। यानी कि चार्जिंग सेक्शन कह रहा है कि ये चारों चीजें आप देखना, अगर ये चारों चीजें हैं तो ही इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होगी, अदरवाइज वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं होगी। तो एनुअल वैल्यू किसकी, बिल्डिंग की, जिसका असेसी ऑनर हो और जो कि वो अपने बिजनेस में यूज ना करता हो। ये चारों के चारों फैक्टर प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि इनकम जो है वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स होगी। अब बेटे इनकम टैक्स के अंदर क्या है, अगर मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा
अगर आप उम्मीद करोगे कि सर बहुत ज्यादा बोले, मतलब एक एक बात को बहुत गहराई में समझाएं, तो बेटे एक ऐसी स्टेज आएगी कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैं उतनी ही बात आपसे बताऊंगा जितना आपके लिए जरूरी है, वरना कई लोग तो केवल 4 घंटे तक यही बात बोलते हैं जो आज मैंने आपके लिए डिसाइड किया है कि मैं 1 आवर में खत्म करने की कोशिश करूंगा, चार्जिंग सेक्शन एंड डीम्ड ओनरशिप। कम बोलने का मतलब यह नहीं कि कुछ छुपाऊंगा, सब बातें बताऊंगा। आप 4 घंटे का लेक्चर सुनेंगे तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा बात आपको नहीं मिलेगी। तो इनकम टैक्स में मेरे साथ साथ बच्चों को एक हैबिट डालनी है कि उतना ही समझना है और उतने की उम्मीद करनी है जितना हमारे लिए रिक्वायर्ड है। उससे ज्यादा करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आइए जी, चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं। सर, ये एनुअल वैल्यू का मतलब क्या है? देखिए बेटे, एनुअल इसलिए क्योंकि हमारे इनकम टैक्स में इनकम हमेशा एनुअली ली जाती है। ठीक है, और एनुअल वैल्यू मुझे सेक्शन 23 बताता है, और वहां पर जब आप सेक्शन 23 मेरे साथ पढ़ लेंगे अगली क्लास में तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कि बेटे किसी भी बिल्डिंग की 2 तरह की इनकम हो सकती है। किसी भी बिल्डिंग की 2 तरह की इनकम हो सकती है। एक तो इनकम होती है रेंटल इनकम, और दूसरी होती है कि अगर आप अपने हाउस प्रॉपर्टी को सेल कर दें तो उससे भी इनकम हो सकती है। अब पहले तो बच्चा यह पूछना चाहेगा कि सर इस हेड में ये जो चैप्टर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसमें हाउस प्रॉपर्टी की कौन सी इनकम की बात होगी? रेंटल इनकम की बात होगी या सेल से होने वाली इनकम की बात होगी? तो लॉ कहता है कि सेक्शन 22 में मैंने लिखा है एनुअल वैल्यू, और जब हम एनुअल वैल्यू को अगली क्लास में जाके रीड करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि एनुअल वैल्यू इज द रेंटल वैल्यू। इसका मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हम हाउस से होने वाले रेंटल इनकम की बात करते हैं, उसकी सेल की बात नहीं करते। ठीक है, तो पहला पॉइंट सभी बच्चों ने मेरे साथ समझ लिया है कि इन दिस हेड रेंटल इनकम ऑफ द बिल्डिंग इज टैक्सेबल, income from sale of building is taxable in another head known as income from कैप गेन। शॉर्ट फॉर्म में कैप गेन बोलते हैं, पूरा बुलाएंगे तो कैपिटल गेन्स बुलाते हैं। इनकम अंडर दैट कैपिटल गेन्स। सर ये आपको कैसे पता चला? ये मैं अभी नहीं दिखा सकता, जब 23 पढ़ाऊंगा तब दिखाऊंगा। यानी कि रेंटल इनकम बेटे इस हेड में टैक्स होती है, सेल वाली इनकम कैपिटल गेन वाले हेड में टैक्स होती है। वो हमारा 4th हेड ऑफ इनकम होता है। ठीक है सर, साफ साफ लिखा है कि रेंटल इनकम किसकी? बिल्डिंग की, और बिल्डिंग के साथ में लैंड अटैच्ड हो उसकी। अब देखिए जी, छोटे छोटे प्लॉट को छोड़ दीजिए, आपके आसपास अगर छोटे छोटे प्लॉट पे मकान बना होगा तो आप देखेंगे कि पूरे मकान के ऊपर ही बिल्डिंग बना दी जाती है, सॉरी पूरी लैंड के ऊपर बिल्डिंग बना दी जाती है। लेकिन अगर आप किसी बड़े लैंड के पीस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा उस लैंड पर एज पर गवर्नमेंट रूल एक पार्ट पर ही बिल्डिंग बनाई जाती है। पूरी की पूरी लैंड पर कभी भी आपको बिल्डिंग नहीं मिलेगी। किसी अच्छी बिल्डिंग पे चले जाइए तो आपको दिखाई देगा कि उसके साथ में कई सारी लैंड भी होती है। अब अगर लॉ में लिख देते कि एनुअल वैल्यू ऑफ बिल्डिंग मतलब रेंटल वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, तो फिर बच्चे को लगता कि सर अगर बिल्डिंग को हमने रेंट पर दिया तो ही यहां पर टैक्स होगा। अब मान लीजिए मैंने किसी ऑडिटोरियम के मालिक से कहा कि मुझे सेमिनार करना है, तो उन्होंने कहा ठीक है आप सेमिनार के लिए हमारा ऑडिटोरियम ले लीजिए। ऑडिटोरियम एक बिल्डिंग होती है, मैंने उनको रेंट दे दिया। फिर मेरे मन में आया कि सेमिनार के बाद हम लोग कुछ
लंच या डिनर का अरेंजमेंट करेंगे, तो हमने ऑडिटोरियम वालों से कहा कि मैं कुछ लंच एंड डिनर का भी प्रोविजन करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा ऑडिटोरियम में तो हम अलाउ करते नहीं हैं, आप ऑडिटोरियम के बाहर जो स्पेस है जो हम पार्किंग के लिए देंगे उसे यूज कर लेना। यानी उन्होंने मुझे ये वाला पोर्शन भी अलाउ कर दिया कि आप यहां पर फूड का अरेंजमेंट कर लीजिए। ठीक है, तो क्योंकि ये लैंड बिल्डिंग के साथ अटैच्ड है, तो चाहे मैं बिल्डिंग का रेंट दे रहा हूं, चाहे इस पार्ट का, इस लॉन का रेंट दे रहा हूं, इन दोनों का ही रेंट मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स होगा। लेकिन अगर किसी पर्सन के पास सिर्फ और सिर्फ लैंड है, उसने बिल्डिंग नहीं बनाई है, लैंड है, और अगर मैंने किसी से लैंड ली किराए पर और उसका रेंट दिया, तो वो मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं होगा। यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए सेक्शन 22 साफ साफ कहता है रेंटल या तो बिल्डिंग का होना चाहिए या बिल्डिंग के साथ जुड़ी हुई लैंड का होना चाहिए, अकेले लैंड का नहीं हो सकता, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि जो लैंड है अपरटीनेंट टू बिल्डिंग। ठीक है, तो सर लैंड बड़ी है, बिल्डिंग छोटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक बिल्डिंग साथ में है तो बिल्डिंग और लैंड दोनों का ही किराया हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स करेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ लैंड है, बिल्डिंग नहीं है, तो फिर इस हेड में मत आना। ठीक है सर। दूसरी बात हमने समझ ली कि इनकम फ्रॉम वैकेंट प्लॉट ऑफ लैंड, और मैंने बच्चों को बता दिया वैकेंट प्लॉट ऑफ लैंड का मतलब होता है कि कोई बिल्डिंग वहां पर नहीं है। ठीक है, इनकम फ्रॉम वैकेंट प्लॉट ऑफ लैंड इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और जानते हो मैं यहां पर जो इनकम की बात कर रहा हूं वो रेंटल इनकम की बात कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है सर। आइए जी, हमारी बुक में ये वाला पॉइंट तो मिस कर दिया कि रेंटल इनकम टैक्स होगी या सेल इनकम टैक्स होगी, लेकिन हमने आपको बता दिया। लेकिन दूसरा पॉइंट इन्होंने पहले आपको समझाया है कि प्रॉपर्टी जो है वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें बिल्डिंग और साथ में लैंड अटैच्ड हो। इसीलिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इफ एनी इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम वैकेंट लैंड देन इनकम वुड नॉट बी टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी बिकॉज देयर इज नो बिल्डिंग। ठीक है ना, हम समझ गए। तो सर क्या वो टैक्स नहीं होगी? अरे बेटे टैक्स तो होगी, गवर्नमेंट छोड़ेगी थोड़ी ना, लेकिन वो इनकम टैक्स होगी अंडर द हेड अदर सोर्सेज या फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस। तो अभी आप समझ लीजिए कि वो हमारी टैक्स होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ठीक है, इनकम फ्रॉम वैकेंट लैंड हमारी टैक्स होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। नंबर 3, पहली बात ने मुझे समझाया रेंटल इनकम, दूसरी बात ने मुझे समझाया कि बिल्डिंग का होना जरूरी है, तीसरी बात असेसी का ऑनर होना जरूरी है। देखिए जी, मिस्टर ए ऑनर हैं किसके? एक बिल्डिंग के। ठीक है, ये बिल्डिंग इन्होंने लेट आउट किराए पर दी, किसको? मिस्टर बी को, और मिस्टर बी ने रेंट दिया मिस्टर ए को। तो बिल्डिंग के मिस्टर ए ऑनर हैं, इसीलिए मिस्टर बी ने मिस्टर ए को रेंट दिया, और ये जो रेंटल इनकम है ये मिस्टर ए की कहलाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है,
बाद में बी ने क्या किया, बी ने इस प्रॉपर्टी को लेट आउट कर दिया सी को, ठीक, और उन्होंने सी ने रेंट दिया मिस्टर बी को। अब सर मिस्टर बी को भी इनकम हो रही है, मैंने कहा यस, अब बी को भी इनकम हो रही है। सर ये रेंटल इनकम है, मैंने कहा यस ये रेंटल इनकम है। देखिए, हां ये रेंटल इनकम है, हां ये बिल्डिंग से हो रही है, लेकिन मिस्टर बी इसका ऑनर नहीं है। तो लॉ ने कहा फिर अब आपके लिए मिस्टर बी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, आपके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है या फिर बिजनेस इनकम है। लॉ कहता है कि जब हम एक चैप्टर को लिखते हैं तो उस चैप्टर के अंदर कुछ स्पेसिफिक बातों को भी लिखते हैं। तो हमने जो सेक्शन 22 से 27 के बीच में जो इनकम की कैलकुलेशन सिखाई है वो ऑनर के लिए सिखाई है। अगर आप इनकम कंप्यूट करोगे तो गड़बड़ होगी, आप इसलिए कहां जाइए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। यानी कि इस इनकम को मैं बोलता हूं सब लेटिंग, इनकम फ्रॉम सब लेटिंग। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे, और पॉइंट नंबर 3 कहता है कि इनकम फ्रॉम सब लेटिंग इज नॉट टैक्सेबल under the head income from house property. It is taxable under the head income from other sources. ठीक है, वजह आप धीरे धीरे जान जाएंगे, क्योंकि सब लेटिंग वाला आगे किराया देता है और फिर किराया लेता है, तो वो जो किराया देता है उसकी डिडक्शन इस चैप्टर में उसको मिल नहीं पाएगी। इसलिए लॉ ने कहा कि आप कहां जाइए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाइए। तो सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे कि असेसी मस्ट बी द ऑनर, असेसी का ऑनर होना जरूरी है, ठीक है। और फिर लिखा हुआ है कि एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी विच इज नॉट ओन्ड बाय द असेसी कैन नॉट बी टैक्स अंडर दिस हेड। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि एक्स ने 4000 पर मंथ पे किराए पे प्रॉपर्टी ली और फिर वाई को 7000 पर मंथ पे लेट कर दी। तो ये जो एक्स की इनकम है वो यहां पर टैक्स नहीं हो सकती, या तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी, ठीक है, और या फिर ये बिजनेस इनकम में जाएगी। इसके बाद बुक ने लिखा है कि ऑनरशिप को ना हम दो तरीके से समझते हैं, एक हम समझते हैं फ्री होल्ड और एक हम समझते हैं लीज होल्ड। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी फ्री होल्ड है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता इनकम टैक्स को, और अगर आपने प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड नहीं कराया हुआ है, अभी ये लीज पर चल रही है गवर्नमेंट के साथ, तो भी हमारे लिए कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब ये लीज होल्ड फ्री होल्ड अभी आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, जब बड़े हो जाएंगे, पैसा लगाएंगे, बिल्डिंग खरीदेंगे, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है सर। अब इसके अंदर एक कंसेप्ट आता है, उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं डीम्ड ऑनरशिप। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बड़ा कंसेप्ट है, इसके लिए इसका अलग सेक्शन भी दिया हुआ है, तो इसको थोड़ी देर के बाद डिस्कस करते हैं। पहले हम अपना आखिरी वाला पार्ट डिस्कस कर ले, ठीक है। ठीक है सर, प्रॉपर्टी मैंने रेंट पर दी, ये भी ठीक है कि बिल्डिंग थी, ये भी ठीक है कि मैं उसका ऑनर हूं, लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी मैं अपने बिजनेस में यूज करता हूं तो फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स नहीं होगी। ये वाला पॉइंट और समझ लेते हैं। चलिए जी, पॉइंट नंबर 4 को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्डिंग यूज्ड फॉर बिजनेस
oblique profession carried on by the assessee। ठीक है, इस पॉइंट को भी अच्छे से समझ लीजिए। इसमें दरअसल दो तरह के यूज मुझे आपको समझाने हैं। पहला तो समझाना है डायरेक्ट यूज, और दूसरा हमने आपको समझाना है इनडायरेक्ट यूज। डायरेक्ट यूज तो बहुत सीधा है, बहुत जल्दी बच्चे समझ जाते हैं। इनडायरेक्ट यूज को भी हमने आपको समझाना है। ठीक है, लॉ क्या कहना चाहती है पहले तो ये समझिए। लॉ कहती है, लेट अस सपोज आपके पास बिल्डिंग थी। सर बिल्डिंग से मतलब क्या है? क्या बिल्डिंग से आपका मतलब रेजिडेंशियल हाउस है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, गोडाउन है, फैक्ट्री है, क्या है? मैंने कहा बिल्डिंग का मतलब बिल्डिंग, चाहे वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो कोई ऑफिस स्पेस हो, चाहे वो कोई फैक्ट्री हो, चाहे वो कोई गोडाउन हो, चाहे वो कोई शॉप हो, कुछ भी हो, बिल्डिंग का मतलब तो बिल्डिंग है। ठीक है, तो अपने मन में यह मत समझना कि सर हाउस प्रॉपर्टी की ही बात हो रही है। अरे भाई, हम आपसे बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो बिल्डिंग में सब तरह की बिल्डिंग आएंगी। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक शॉप थी और आपने वो शॉप किसी को रेंट पर दे दी, तो आपको जो रेंट की इनकम आएगी वो गवर्नमेंट टैक्स कर लेगी। अब मैंने केस को चेंज किया। सर शॉप थी, मैंने कहा चलो किराए से क्या होगा, मैं खुद ही बिजनेस कर लेता हूं। आजकल बच्चों के माइंड में बहुत बहुत बिजनेस आइडिया आते हैं, तो उन्होंने एक शॉप ली और उस पर बिजनेस करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट कह रही है कि जब आप अपनी ही किसी प्रीमाइसिस पर बिजनेस करते हैं तो आपको इनकम होती है। ठीक है, अगर आप अपने बिजनेस को अपनी बिल्डिंग में कर रहे हैं तो इसका मतलब आप किसी को रेंट नहीं दे रहे, और अगर आप किसी को रेंट नहीं दे रहे तो इसका मतलब आपकी बिजनेस की इनकम बढ़ जाएगी। तो जब हम आपकी बिजनेस की इनकम को टैक्स करेंगे तो क्योंकि वो इनकम बढ़ी हुई है, इसका मतलब उसमें रेंट की सेविंग का पार्ट भी शामिल हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी बिजनेस इनकम के माध्यम से टैक्स हो जाएगी। इसीलिए उसकी रेंटल इनकम को यहां पर टैक्स करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये बात भी हम आपको सिखाते हैं। ये आपकी बुक ने समझा रखा है कि एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस विच इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द असेसी। मतलब असेसी खुद बिजनेस कर रहा है, वो इस हेड के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि उस बिजनेस से होने वाली इनकम आपकी ऑलरेडी गवर्नमेंट टैक्स कर रही होगी। तो जितना रेंट नहीं दिया वो सेविंग हो गई और वो आपका बिजनेस का प्रॉफिट बन जाएगा, और प्रॉफिट की फॉर्म में ऑटोमेटिकली टैक्स भी हो जाएगा। तो नीचे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है बुक ने कि मान लीजिए असेसी एक होटल चला रहा है, कोई पेइंग गेस्ट चला रहा है, कुछ भी चला रहा है, और वो चला रहा है इन अ बिल्डिंग ओन्ड बाय हिम, तो इनकम फ्रॉम सच बिल्डिंग शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, अगर वो खुद बिजनेस चला रहा है तो फिर यहां पर टैक्स नहीं होगी, पीजीबीपी के हेड में टैक्स होगी। लेकिन बुक समझा रही है कि अगर वो होटल का बिल्डिंग, इफ सच होटल बिल्डिंग इटसेल्फ हैज बीन लेट आउट, लेकिन अगर आपने वो होटल बिल्डिंग को किसी को किराए पे दिया तो फिर उसकी इनकम इस हेड में टैक्स हो जाएगी। तो बेटे डायरेक्ट यूज तो सभी को समझ में आ जाता है कि अगर हम अपनी बिल्डिंग को अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं तो फिर इस हेड में टैक्स नहीं होगी। एक इनडायरेक्ट यूज भी होता है। सर ये इनडायरेक्ट यूज क्या है, यही आपको समझाना है। मैं एक बहुत बड़ी फैक्ट्री चलाता हूं, और फैक्ट्री जनरली रेजिडेंशियल एरिया से दूर ही होती हैं। आप जब आते हैं, अपने कॉलेज में आते हैं, ट्यूशन में आते हैं, तो आपको फैक्ट्रीज नजर नहीं आती, फैक्ट्रीज को दूर रखा जाता है।
और फैक्ट्री का वर्कर कहता है कि मैं अपने घर से रोज फैक्ट्री आऊंगा जाऊंगा, तो एक तो मेरा टाइम बहुत कंज्यूम होगा, आने जाने में खर्चा लगेगा, बहुत प्रॉब्लम होगी। तो फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, अपनी फैक्ट्री के अंदर ही ना रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनवा देते हैं। ड्राइंग पर मत जाना, तो ये मैंने फैक्ट्री के जो मेरी लैंड थी वहीं पास में मैंने रेजिडेंशियल स्टाफ क्वार्टर्स बना दिए। ठीक है, तो अलग अलग रैंक के हिसाब से बनवा दिए, वर्कर्स के लिए अलग क्वार्टर बनवा दिए, ऑफिसर्स के लिए अलग बना दिए, डायरेक्टर्स के लिए अलग बना दिए, मतलब सब लोगों के लिए मैंने अलग अलग उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली बिल्डिंग्स बनवा दी, और वर्कर्स को कहा कि आप इसमें रह सकते हैं। मेरा बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का, मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, और वहीं पर मेरी बिल्डिंग्स भी हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, और वही रेजिडेंशियल बिल्डिंग मैंने अपने एम्प्लॉयज को किराए पे दी हुई है, और मैं अपने एम्प्लॉय से रेंट भी चार्ज करता हूं। अब मेरा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है और मैंने बिल्डिंग किराए पर दी हुई है, तो गवर्नमेंट कहती है ये वैसे तो देखें तो आपका बिजनेस का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो ये बिल्डिंग मैंने क्यों किराए पर दे रखी है, ताकि मेरे बिजनेस को चलाने में मदद मिल सके। अल्टीमेटली इसके बिना मेरा बिजनेस नहीं चलता, तो मैं इसे कहता हूं दिस इज एसेंशियल या दिस इज इंसिडेंटल टू माय बिजनेस। तो अगर आपके बिजनेस के चलाने की वजह से इंसिडेंटल आपको ये बिल्डिंग किराए पर देनी पड़ जाए, तो गवर्नमेंट कहती है कि फिर ये जो रेंट आप चार्ज करते हो ना, ये आपका पीजीबीपी के हेड में ही टैक्स करेंगे। तो लॉ की आप बारीकी को समझ रहे हो। बिजनेस चलाने के लिए मैंने किसी को बिल्डिंग किराए पे दी, इसका मतलब है लॉ कह रही है कि वो बिल्डिंग भी बिजनेस के पर्पस के लिए दी गई रेंट पे, और इसीलिए उसकी इनकम भी इस हेड में ना टैक्स करके आप पीजीबीपी वाले हेड में ही टैक्स करोगे। और इसके कुछ ट्रेडिशनल एग्जाम्पल और भी दिए जाते हैं कि सर हमारी फैक्ट्री रिमोट एरिया में थी, और रिमोट एरिया में हमें बहुत दिक्कत होती थी, तो हमने क्या किया, अपनी फैक्ट्री का कुछ पोर्शन बैंक को किराए पे दे दिया। दो दो फायदे हो गए। अब मेरे को फैक्ट्री चलाने के लिए बैंकिंग सर्विस चाहिए, मेरे इलाके में बैंक था नहीं, मैंने बैंक को ऑफर किया, बैंक ने कहा जगह दो, मैंने अपनी जगह दे दी। भले मैंने बैंक से किराया लिया, लेकिन ये मेरे बिजनेस को चलाने के लिए मैंने किराए पर दिया है, इसीलिए ये भी इसका एग्जाम्पल हो गया कि ये इनकम पीजीबीपी में टैक्स होगी। इसी तरह से मैंने एक्साइज डिपार्टमेंट को किराए पे दे दिया। मैं नक्सलियों से परेशान था, मैंने पुलिस स्टेशन को किराए पे दे दिया। तो इस तरह की कोई भी सर्विसेज हो जो मेरे बिजनेस में सपोर्ट करती, इसलिए मैंने किराए पे दिया। तो लॉ कहता है फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं होगी, वो आपकी टैक्स होगी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, तो बुक कह रही है वेयर प्रॉपर्टी इज लेट आउट टू एम्प्लॉइज with the object of carrying on business or profession of the assessee in efficient manner, then rental income shall be taxable under the head business. ठीक है, provided letting is not the main business but it is subservient incidental to the main business. ठीक है सर, हम बात समझ गए। Similarly, where premises of the assessee are given to any government agency for locating branch of bank, police station, excise office, किस लिए? For the purpose of running of the business of the assessee more efficiently, then such income would be taxable as business income and not income from house property. एक लास्ट पॉइंट हमने और समझना है। आपने कॉम्पोजिट लेटिंग की,
कॉम्पोजिट लेटिंग का मतलब होता है कि आपने बिल्डिंग किराए पर तो दी, लेकिन साथ में आपने अदर आर्टिकल्स भी किराए पर दिए। इसको बोलते हैं कॉम्पोजिट लेटिंग। मान लीजिए आप एक स्कूल चलाते हैं और आपने कहा हमें स्कूल का एनुअल फंक्शन करना है, तो बहुत सारे लोग आएंगे, कहां करेंगे? तो आपने सोचा कि एक ऑडिटोरियम किराए पर ले लेते हैं। तो आप गए और आपने शॉ ऑडिटोरियम वालों से बात की कि हमें आपका ऑडिटोरियम किराए पे चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, हम ऑडिटोरियम आपको किराए पे देंगे, और आपने जो भी किराया तय हुआ वो उनको ऑडिटोरियम वालों को दे दिया। अब ऑडिटोरियम के मालिक से पूछा गया कि आपकी जो इनकम है ये टैक्सेबल है, कहां टैक्स होगी? तो ऑडिटोरियम के मालिक से हमने पूछा कि ये बताइए कि ये जो आपने किराया लिया किस चीज का लिया? उन्होंने कहा देखो, ऑडिटोरियम एक स्पेशल किस्म की बिल्डिंग होती है जिसमें बिल्डिंग भी किराए पे दी गई, जिसमें चेयर्स लगी हुई थी, चेयर्स भी किराए पे दी गई, स्टेज भी किराए पे दिया गया, उसमें प्रोजेक्टर लगा हुआ था, उसमें एयर कंडीशनिंग थी, उसमें लाइटनिंग के प्रोविजंस थे, उसमें ऑडियो सिस्टम था, सिक्योरिटी सिस्टम था, बहुत सारा कुछ था उसके अंदर। हमने ये जो किराया लिया ये ऑडिटोरियम बिल्डिंग के साथ साथ सभी सर्विसेज का मिला के लिया। अब हमने कहा नहीं देखो ऐसा है, हमारा जो हाउस प्रॉपर्टी हेड का इनकम है वो तो केवल हाउस प्रॉपर्टी यानी बिल्डिंग की इनकम की बात करता है, इसमें से बिल्डिंग का रेंट बताओ। ऑडिटोरियम कहता है जी मैं तो बता नहीं सकता इसमें से बिल्डिंग का किराया कितना है, मैंने तो एक कंप्लीट पैकेज चार्ज किया, बिल्डिंग प्लस सर्विसेज। तो हमारे यहां पर इनकम टैक्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप कॉम्पोजिट लेटिंग करते हो और अगर इसमें से बिल्डिंग का रेंट सेपरेबल है, अगर बिल्डिंग का रेंट सेपरेबल है तो आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होगा। लेकिन जैसे मैंने ऑडिटोरियम के केस में बताया इनसेपरेबल है, क्या कहूं मैंने उनसे किस किस चीज का कितना कितना चार्जेस लिया था, मैं ब्रेकअप नहीं दे सकता। तो अगर ये कंपोजिट है जो कि इनसेपरेबल है, तो फिर ये या तो पीजीबीपी में चला जाएगा या फिर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्स नहीं होगा। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम कंपोजिट लेटिंग अगर सेपरेबल है तो हाउस प्रॉपर्टी में होगा, इनसेपरेबल है तो फिर यहां पर टैक्स नहीं होगा। और ये बात साफ साफ पॉइंट नंबर सी में लिखी है, पेज नंबर 114। इनकम द लेटिंग ऑफ प्रॉपर्टी इज इनसेपरेबल from letting of other assets like machinery, furniture, etc., then entire income would be taxable as PGBP income or income from other sources. ठीक है सर, यहां तक की बात समझने के बाद हम वापस आते हैं। हमने सेक्शन 22 पूरी तरह से समझ लिया है। और सेक्शन 22 में यही बातें मेन कही गई थी, और मैंने इसमें ऐड ये किया था, सबसे पहले तो रेंटल इनकम टैक्स होगी, पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन थी बिल्डिंग का होना जरूरी था। तीसरी कंडीशन थी ऑनर का होना जरूरी था। और चौथी कंडीशन थी कि वो नॉट यूज्ड बाय द ऑनर फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम। ठीक है, अब ऑनरशिप के अंदर मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट और बताया था कि हमारे यहां पर इनकम टैक्स का लॉ कहता है कि कुछ केसेस में हम डीम्ड ऑनरशिप का कंसेप्ट लगाते हैं। तो आइए और मेरे साथ साथ अब हम लोग डिस्कस करेंगे डीम्ड ऑनरशिप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू। डीम्ड ऑनरशिप सेक्शन 27, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी इन द एग्जाम। तो बेटे सभी बच्चे इसे याद करेंगे, ये हमारे पास थ्योरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीम्ड ऑनरशिप का मतलब है द पर्सन
is not registered owner of the building. The person is not registered owner of the building, but income tax treats him as owner for the purpose of section 22. वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं ऑनर नहीं हूं, चाहे तो मेरी प्रॉपर्टी के कागज देख लो। हमारे देश में मिनिस्टर कहता है मैंने तो कोई बिल्डिंग खरीदी नहीं, और बिल्डिंग होती है उसके रिलेटिव के नाम से। वो कहता है मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मेरे पास कोई बिल्डिंग नहीं है, और वो दिखा देता है मेरे पास कोई बिल्डिंग नहीं है, और जनता कहती है हाँ हाँ इसके पास तो कोई बिल्डिंग नहीं है, छोड़ दो। लेकिन जब खुद सरकार की बारी आती है तो सरकार कहती है ना, आप मालिक नहीं हो कागजों में, लेकिन मैं आपको ऑनर मानूंगी और आप ही से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कलेक्ट करूंगी। ठीक है, मतलब बहुत साफ है। बिल्डिंग जो है वो उसका रजिस्टर्ड ऑनर है बी। बिल्डिंग का गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में ऑनर है बी, और वो बिल्डिंग रेंट पर दी जाती है, उस रेंट का चेक बी के नाम पर लिया जाता है। लेकिन गवर्नमेंट कहती है मिस्टर ए, ये रेंटल इनकम टैक्स तुम्हारे पास होगी। वो कहता है वाह, चेक लेगा बी और टैक्स होगा मुझे। गवर्नमेंट कह रही है हाँ यही तो बात है। वो कह रहा है क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपको डीम्ड ऑनर मानते हैं। डीम्ड ऑनर का मतलब होता है कि आपको माना जाएगा। रजिस्टर्ड तो आप हो नहीं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इनकम टैक्स में आपको ऑनर मानेगी। अब सर ऐसा क्यों है? देखिए, सपोज मैं एक परिवार की बात करता हूं। एक मिस्टर ए है, अच्छा कमाते हैं, बिजनेसमैन है, और साल में 30 लाख रुपए मान लो उनको बिजनेस से इनकम होती है। ऐसी कुछ इनकी सेविंग्स भी होंगी, तो इन्हें मान लीजिए सेविंग से 3-4 लाख रुपए की इनकम होती है, और इन्होंने पुरानी कोई सेविंग जोड़ करके बिल्डिंग खरीदी थी, तो बिल्डिंग का रेंट भी मिलता था। तो मान लेते हैं इन्हें लेटर सपोज 6 लाख की बिल्डिंग से रेंटल इनकम होती है। हम सभी जानते हैं कि मिस्टर ए को नॉर्मली 2.5 लाख की इनकम पर एग्जेम्पशन मिलती होगी, और उसके रिमेनिंग एक्स्ट्रा पार्ट के ऊपर इन्हें टैक्स देना पड़ता होगा, और ये हायर स्लैब 30% टैक्स रेट में चले जाते हैं। तो मिस्टर ए ने कहा कि मेरा परिवार है, उसमें मेरी वाइफ है, उसमें मेरे बच्चे हैं, अगर ये बिल्डिंग मैं अपनी वाइफ मिसिज ए के नाम रजिस्टर करवा लूं और अपने टीनेंट से इस बिल्डिंग का चेक भी मिसिज ए के नाम बनवा लूं, तो ये इनकम मिसिज ए की हो जाएगी, और ये 6 लाख की इनकम मिसिज ए की इनकम हो जाएगी। उसके बाद एक मिसिज ए कम से कम 2.5 लाख की एग्जेम्पशन ले लेंगी, कुछ और सरकार का बेनिफिट ले लेंगी, और इस तरह से हमारा कुछ टैक्स बच जाएगा और पैसा घर में रह जाएगा। बिल्डिंग भी घर में रहेगी, पैसा भी घर में रहेगा। तो इन्होंने क्या किया, बिल्डिंग को मिसिज ए के नाम रजिस्टर करवा दिया। इससे हुआ क्या, घर की चीज घर में रही, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स का नुकसान हो गया। इसीलिए गवर्नमेंट कहती है कि ऐसे कुछ केसेस में हम रजिस्टर्ड ऑनर को ना इंपॉर्टेंस देते हुए ट्रांसफरर, इसे हम बुलाएंगे ट्रांसफरर, हम ट्रांसफरर को ऑनर बनाएंगे, और इसी कंसेप्ट को बोलते हैं डीम्ड ऑनरशिप। तो गवर्नमेंट ने कुछ कुछ सिचुएशन ढूंढी कि लोग ऐसा कहां कहां करते हैं। ठीक है, तो सर क्या कोई पर्सन अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी नहीं दे सकता? दे सकता है। गवर्नमेंट कहती है जरूर दीजिए, लेकिन पैसा लीजिए। मतलब ये कि अगर ये बिल्डिंग 40 लाख रुपीस की थी, तो मिसिज ए से 40 लाख लो, बिल्डिंग ट्रांसफर करो, इनकम भी
मिसिज ए के पास चली जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका मनी है उसे इनकम होनी चाहिए। अब मनी तो लगाया ए ने और बिना पैसे लिए प्रॉपर्टी दे दी मिसिज ए को, तो लॉ को ऑब्जेक्शन है। समझ में आया? तो इसे हम बोलते हैं पॉइंट नंबर 1। पढ़िए जी क्या लिखा हुआ है सेक्शन 27 में। सेक्शन 27 में कहता है कि द फॉलोइंग पर्सन्स आर नॉट लीगल ऑनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी बट दे आर डीम्ड मतलब मानना, उन्हें सरकार मानेगी, ऑनर फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 22। कितना अच्छा हो कि अगर सरकार ये कह दे कि अगर नेता के करीबी के पास प्रॉपर्टी पाई गई तो ये माना जाएगा कि प्रॉपर्टी नेताजी की है, तो करप्शन आपको साबित नहीं करना पड़ेगा। मतलब हैरानी होती है कि अपने इनकम टैक्स के कानून में क्या लिखते हैं पॉलिटिशियंस लोग और बाकी जगह कैसे अपने आप को बचाते हैं। खैर, हम इन बातों पर चर्चा नहीं करेंगे वरना मन में तो बहुत ज्यादा नाराजगी निकलेगी, टाइम वेस्ट हो जाएगा। मुद्दे के ऊपर रहते हैं। सबसे पहला पॉइंट है पॉइंट नंबर 1, ट्रांसफर टू अ स्पाउस। स्पाउस मतलब हस्बैंड ने वाइफ को ट्रांसफर किया या वाइफ ने हस्बैंड को ट्रांसफर किया। इफ इंडिविजुअल, यानी कि ये रूल केवल और केवल इंडिविजुअल के लिए लगता है, बाकियों के लिए नहीं लगता। इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर्स एनी हाउस टू हिज और हर स्पाउस, यानी कि किसी और के लिए भी रूल नहीं है। भाई को दो, बहन को दो, पिताजी को दो, माताजी को दो, उनको नहीं दोगे आप, सरकार को पता है किसको दोगे, स्पाउस को दोगे। ठीक है, बच्चे कह रहे हो सर स्पाउस को भी नहीं देंगे, लेकिन बेटे ऑल ओवर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार देख रही है बहुत से ऐसे लोग हैं जहां पर सबसे ज्यादा भरोसा स्पाउस पे किया जाता है, तो वो स्पाउस को दे देते हैं। कैसे देते हैं? अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन। इसका मतलब आपने उचित मूल्य नहीं लिया। या तो 40 लाख की प्रॉपर्टी मुफ्त में दे दी, या 40 लाख की प्रॉपर्टी उससे 2-4 लाख रुपए लेके दे दी। 2-4 लाख तो उसके सेविंग अकाउंट में होंगे, तो 2-4 लाख रुपए लिए और उसको 40 लाख की प्रॉपर्टी दे दी। तो गवर्नमेंट कह रही है ना, अगर ऐसा हुआ तो ट्रांसफरर मतलब देने वाला, किसने दी थी, तो ट्रांसफरर इन दैट केस इज डीम्ड टू बी द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर हस्बैंड ने अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी दे दी बिना उचित मूल्य लिए, तो सरकार के कागजों में भले वाइफ ऑनर बन जाएगी, लेकिन इनकम टैक्स हस्बैंड को ही ऑनर मानेगा और हस्बैंड की ही इनकम को मान करके रेंटल इनकम को टैक्स करेगा। ठीक है, तो ट्रांसफरर इज डीम्ड टू बी द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी सो ट्रांसफर्ड। उल्टा कर दो। ऐश्वर्या राय ने देखा कि अभिषेक बच्चन ज्यादा कमाता नहीं है, कभी कभी गुस्से में रहता है, नाराज रहता है। उसने कहा क्या परेशानी है? उसने कहा बताओ, मेरे पास कोई इनकम नहीं है, खर्चे के लिए तुमसे पैसा मांगता हूं, पिताजी से पैसा मांगता हूं, बुरा लगता है। ऐश्वर्या राय ने कहा तुम्हारे मेरे में क्या फर्क है, मेरे पास वो जुहू में बंगला पड़ा है, मैं तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर देती हूं। तो उसने ट्रांसफर कर दिया। अब हस्बैंड से पैसा थोड़ी ना लेंगे, गवर्नमेंट थोड़ी ना कह रही है आप स्पाउस से पैसा लो, नहीं लिया, दे दिया, और वो रेंटल इनकम ट्रांसफर हो गई अभिषेक बच्चन जी के नाम। ठीक है, सब समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूं कि अगर हस्बैंड वाइफ को दे दे और वाइफ हस्बैंड को दे दे, तो ऐसे में लॉ कह रही मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन इस पे इनकम टैक्स पे प्रभाव पड़ता है। तो अगर आपने उचित कंसिडरेशन नहीं लिया होगा तो हम आपकी इनकम ट्रांसफरर के हैंड्स में टैक्स करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। दिस वुड हाउएवर नॉट कवर द केसेस वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू स्पाउस इन कनेक्शन विद एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। कभी कभी हमें देखने का मिलता है कि पति पत्नी आपस में डाइवोर्स करवा लेते हैं, हो जाता है। तो अगर हस्बैंड वाइफ में डाइवोर्स हो जाएगा तो फिर यह कंडीशन रखी जाती है कि वाइफ कैसे अपने आप को मेंटेन करेगी, तो हस्बैंड से कहा जाता है कि आप इसे अपनी प्रॉपर्टी दीजिए।
तो हस्बैंड ने अपनी एक प्रॉपर्टी वाइफ को दी ताकि दोनों सुख शांति से अलग अलग रह सकें। अब उसमें थोड़ी ना आप कहेंगे वाइफ से कि पैसा दीजिए, तो पैसा तो आपको मिलेगा नहीं। अब हस्बैंड कह रहा है कि जब हम सेपरेट हो चुके हैं, हमारे बीच में संबंध ही नहीं है, तो फिर हमारे ऊपर ये कंडीशन भी क्यों लगाई जा रही है। तो गवर्नमेंट ने कहा बिल्कुल ठीक बात है, ये जेन्युइन केस है और इस केस में गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है कि अगर कोई एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट करता है, अलग अलग सुख शांति से रहने के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे को दे देते हैं, तो फिर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता। ठीक है सर, मतलब ये एक एक्सेप्शन हो गई। दूसरा केस है ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड। बच्चा छोटा है, जो कहोगे आपकी बात मान जाएगा। तो इंसान कहता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी क्या करता हूं, माइनर चाइल्ड के नाम कर देता हूं। तो लॉ ने कहा अगर आप माइनर चाइल्ड के नाम अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करोगे विदाउट कंसिडरेशन, तो भी सेम रूल अप्लाई होगा। ट्रांसफरर को ही हम डीम्ड ऑनर मानेंगे और भले आप रेंट बच्चे के नाम ले लेना, लेकिन इनकम तो हम आप ही की काउंट करेंगे। वैसे इनकम टैक्स में एक रूल भी है कि माइनर की इनकम वैसे ही पेरेंट्स की इनकम के साथ क्लब होती है, तो फिर भी लॉ ने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि अब आप माइनर के नाम ट्रांसफर नहीं कर सकते। सर इसमें मेजर का नाम क्यों नहीं है? बेटे मेजर को गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट रखा हुआ है। अगर आप मेजर को दे देंगे अपनी प्रॉपर्टी तो फिर ये रूल नहीं लगेगा, क्योंकि माइनर बच्चा तो पेरेंट्स की बात मानता है, मेजर तो इंडिपेंडेंट होता है, वो प्रॉपर्टी लेने के बाद आपको घर से भी निकाल सकता है। तो आपका कंट्रोल गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं रहता। तो ये रूल सिर्फ माइनर चाइल्ड के लिए है। इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर्स एनी हाउस प्रॉपर्टी टू हिज और हर माइनर चाइल्ड, इसमें भी एक एक्सेप्शन है। ठीक है, माइनर चाइल्ड अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन द ट्रांसफरर इन दैट केस shall be deemed to be the owner of the house. This would however not cover, मतलब इसकी भी एक एक्सेप्शन है। This would not cover cases where property is transferred to minor married daughter. अब डॉटर की मैरिज हो गई तो फिर उसका हस्बैंड उस पर अधिकार रखता है, तो फिर ये पेरेंट्स के अधिकार से बाहर की बात हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने कहा माइनर मैरिड डॉटर के नाम करोगे तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। अब सर माइनर मैरिड डॉटर कैसे हो सकती है? अब बेटे लॉ में इनकम टैक्स में लीगल इलीगल की बातों को नहीं देखा जाता। ये बात सच है कि माइनर डॉटर मैरिड कैसे हो सकती है, तो लॉ ने कहा लेकिन ये इनकम टैक्स के लिए हम लोग इस तरीके से नहीं देखेंगे। ठीक है, अब यहां पे लिखा है वेयर इंडिविजुअल ट्रांसफर्स कैश टू हिज और हर स्पाउस। अब वो अपनी वाइफ को कैश देता है ताकि वाइफ चेक बना सके, या अपने माइनर चाइल्ड को कैश देता है, और फिर उससे ट्रांसफरी एक्वायर्स हाउस प्रॉपर्टी आउट ऑफ सच कैश, द ट्रांसफरर शैल नॉट बी ट्रीटेड एज डीम्ड ऑनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। सच अट्रैक्शन विल हाउएवर अट्रैक्ट क्लबिंग प्रोविजंस। तो इनडायरेक्ट तरीका ढूंढा, पैसा दे दो चेक बनवा लो। तो लॉ ने कहा भले यहां छूट जाओगे, लेकिन आगे एक चैप्टर आएगा क्लबिंग, वहां फंस जाओगे। ठीक है, तो बस ऐसे ही रीड करके अभी छोड़ दो, बाद में क्लबिंग में कवर हो जाएगा। ठीक है सर, तीसरा केस। पहला तो हुआ ट्रांसफर टू स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। इसमें एक एक्सेप्शन पढ़ ली, एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। दूसरा ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड, एक्सेप्ट माइनर मैरिड डॉटर। तीसरा एक फादर था,
फादर के पास 4 प्रॉपर्टीज थी और फादर के 3 बच्चे थे, ए, बी और सी। एक प्रॉपर्टी फादर ने ए को दे दी, एक प्रॉपर्टी फादर ने बी को दे दी और एक प्रॉपर्टी फादर ने सी को दे दी। जो रिमेनिंग एक प्रॉपर्टी बची वो फादर ने कहा कि इस पर ए, बी, सी तीनों का अधिकार रहेगा, वो इस प्रॉपर्टी को कभी सेल नहीं करेंगे। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी जो डिवाइड नहीं हो सकती उसे हम बोलते हैं इम्पार्टिबल स्टेट। तो फादर चाहते थे कि मेरे बच्चे बाद में अपने अपनी प्रॉपर्टी लेंगे और शायद आपस में एक दूसरे के साथ रिश्ता ही खत्म कर देंगे, तो उन्होंने एक प्रॉपर्टी कंबाइंड रखी कि कम से कम ये प्रॉपर्टी इनको जोड़ के रखेगी। अब क्योंकि ये प्रॉपर्टी इम्पार्टिबल है, ये किसी एक की नहीं है, सभी की है। और इसमें सपोज करिए कि फादर ने बोला जो मेरा सन ए है वो इस प्रॉपर्टी का केयर टेकर होगा, उसे कंट्रोल दे दिया गया कि ठीक है प्रॉपर्टी की देख रेख का काम आपके जिम्मे है, बाकी मालिक आप तीनों रहेंगे, इसे आपस में डिवाइड नहीं करेंगे। अब गवर्नमेंट जब ऐसी प्रॉपर्टी पे टैक्स मांगने के लिए जाएगी तो जानते हो हर सन यही बोलेगा या हर बच्चा यही बोलेगा कि जी मैं थोड़ी ना इस प्रॉपर्टी का मालिक हूं, ये तो हमारी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है या ये हमारी इम्पार्टिबल प्रॉपर्टी है, टुकड़े हो नहीं सकते। तो लॉ ने कहा कि देखो हमें टैक्स चाहिए, टैक्स के लिए हम झगड़े में पड़ेंगे नहीं। तो लॉ ने साफ साफ लिख दिया कि अगर कोई इम्पार्टिबल प्रॉपर्टी है तो जो भी उसकी होल्ड करता है, कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है, ठीक है, या उसका केयर टेकर जो भी होगा, हम उसी से ही टैक्स मांगेंगे। इट इज कॉल्ड होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल स्टेट। होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल स्टेट। तो जो भी होल्डर होगा इम्पार्टिबल, ऐसी स्टेट जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, उसे हम इंडिविजुअल को ऑनर मान लेंगे और फिर उसी से हम लोग टैक्स लेंगे। होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल स्टेट। होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल स्टेट। चौथा, कुछ लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब लोग जब रहते हैं मकानों में तो किसी रूल को फॉलो नहीं करते। मन आएगा, जैसे मन आएगा वैसे कार खड़ी कर देंगे, जैसे मन आएगा सड़क पर कूड़ा फेंक देंगे, मतलब बहुत तंग करते हैं। और कोई कानून नहीं सरकार ने बना रखा, तो इसीलिए कई बार लोग क्या करते हैं, सोसाइटीज बना लेते हैं और फिर सोसाइटी के अंदर प्रॉपरली चुनाव होते हैं, प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है और लोग होते हैं, फिर वो कानून बनाते हैं और फिर हर मेंबर से कहा जाता है कि आपको यहां रहना है तो ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इससे सोसाइटी बड़ी सिविलाइज तरीके से चलती है और बढ़िया प्रॉपरली मैनेज हो पाती है। तो सोसाइटी का जो सिस्टम होता है वो ये होता है कि सोसाइटी के अंदर होते हैं फ्लैट्स। ठीक है, ये सारे के सारे मैंने आपको एग्जांपल बना के बताए सोसाइटी के फ्लैट्स। और जो मेंबर होता है, एक एक मेंबर को एक एक फ्लैट अलॉट किया जाता है, आप इसमें रहेंगे, आप इसमें रहेंगे, आप इसमें रहेंगे। और ऑन द पेपर इन सभी फ्लैट्स की ऑनर जो होती है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। ऐसा इसलिए सो दैट अगर मेंबर्स लोग रूल नहीं फॉलो करेंगे तो हम उन्हें कहेंगे कि आप मालिक नहीं हो, मालिक हम हैं, आपको बाहर कर देंगे। तो वो इस डर से कानून का पालन करते हैं। तो ये बातें केवल एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए होती हैं, बाकी तो मेंबर्स लोग ही इसके ऑनर होते हैं। ठीक है, तो इनकम टैक्स वाले जब टैक्स मांगने आएंगे तो मेंबर को याद आ जाएगा कि अरे मैं थोड़ी ना ऑनर हूं, ऑनर तो हमारी सोसाइटी है। देखो मैंने उनके ड्यूज नहीं दिए तो मुझे ये नोटिस पकड़ा रखा है, अगर मैं मालिक होता तो मुझे कौन नोटिस दे सकता था।
तो इनकम टैक्स को भी पता है कि ये सब प्रोसीजरल बातें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए की जाती हैं। रियलिटी में ऑनर जो होता है वो उसका फ्लैट का अलॉटी होता है, ऑन पेपर सोसाइटी होती है। तो इसका मतलब इस केस में भी जो अलॉटी होगा उसी को लॉ डीम्ड ऑनर मानेगी, वरना वो जाके कोर्ट में जाके बोलेगा मैं तो ऑनर हुई नहीं, और कोर्ट बोलेगी बिल्कुल ठीक बात है। तो इसलिए लॉ ने लिख दिया कि मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। नंबर 5, दूसरा देखिए, मिस्टर ए ने एक प्रॉपर्टी खरीदी, तो मिस्टर ए उसका ऑनर है। अब मिस्टर ए ने क्या किया, मनी लिया और प्रॉपर्टी मिस्टर बी को ट्रांसफर कर दी, सेल कर दी मिस्टर बी को। और मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर ए से पावर ऑफ अटॉर्नी ले ली। पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब अधिकार ले लिया कि अब ये मकान पर सारा अधिकार मेरा हो गया। वो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करवाने गया ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप मकान रजिस्टर करवाएंगे तो आपको 10% का टैक्स देना होगा। वो कह रहे कौन इतना टैक्स देगा, छोड़ो। टैक्स बचाने के लिए उसने प्रॉपर्टी अपने नाम पर रजिस्टर नहीं करवाई, पावर ऑफ अटॉर्नी पर रख ली। और इसी तरह से ये मकान बी से सी के पास चला जाएगा, पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रांसफर होती रहेगी, सी से डी के पास चला गया। अब डी ने ये प्रॉपर्टी रेंट पर दे दी, और डी के घर में हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी मीटर का बिल आता हो तो उसमें ए का ही नाम लिखा हो, हाउस टैक्स आता हो ए का ही नाम लिखा हो, ठीक है। तो उसने जब रेंट पे दिया तो उसकी टैक्स की लायबिलिटी बनी, और टैक्स की लायबिलिटी से बचना था तो गवर्नमेंट से कह दिया कि देखो इसका मालिक कौन है, ए, मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल देख लो, मेरा इसका हाउस टैक्स देख लो, ये सब देख लो, मैं तो रजिस्टर्ड ऑनर नहीं हूं, सरकार के रिकॉर्ड में जाके चेक कर लो। सरकार कहेगी मिस्टर ए के पास क्या पोजीशन है, मिस्टर ए कहेगा जी मैं तो बेच चुका हूं और उन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी दे चुका हूं, वो जाके रजिस्टर करवाते नहीं आपका टैक्स बचाने के चक्कर में। तो गवर्नमेंट ने कहा बिल्कुल ठीक, इस केस में डी को हम डीम्ड ऑनर मान लेंगे। यानी जो पर्सन प्रॉपर्टी को पोजेस करता है, होल्ड करता है, अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के कुछ रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली, उसी को हम डीम्ड ऑनर मान लेंगे। तो इसे बोलते हैं पर्सन इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है। अ पर्सन हु इज अलाउड टू टेक और रिटेन पोजेशन ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, रेफर्ड टू इन सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, इसके कुछ रूल्स होते हैं, आपने केवल यहीं तक लिख देना है, बाकी आप पढ़ना चाहो तो प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लिखा है कि पोजेशन बायर को दी गई, सेल कंसिडरेशन दे दिया गया या प्रॉमिस कर दिया गया, सेल डीड बनाई है या नहीं बनाई है, इन सारी केसेस को ये कवर करती है। तो इस केस में लॉ बायर को डीम्ड ऑनर मानता है, दो ही इज नॉट रजिस्टर्ड ऑनर। और लास्ट केस है मेरे पास, पर्सन हैविंग राइट इन द प्रॉपर्टी फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 12 ईयर्स। इसका मतलब अगर आपने प्रॉपर्टी रेंट पर ली, अब रेंट को ना हम लोग लीज भी बोल देते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि प्रॉपर्टी लीज पर ली, तो लीज का मतलब होता है रेंट। और मैंने बिल्डिंग की ऑनरशिप में बताया था कि चाहे आपकी बिल्डिंग लीज होल्ड भी क्यों ना हो, तो आपने लीज पर प्रॉपर्टी ली और लीज का पीरियड यदि 12 साल से अधिक था, तो फिर जो भी टेनेंट है उसी को हम डीम्ड ऑनर मानेंगे। अब हम दिल्ली के अंदर क्या करते हैं, गवर्नमेंट से लैंड परचेज करते हैं, तो लैंड हमें 99 ईयर के लीज पर मिलती है गवर्नमेंट से, तो आपको पता होना चाहिए वो लीज होल्ड पर मिलती है। तो लीज मतलब मैंने 99 ईयर्स के लिए अधिकार लिया है, इसीलिए मैं उसका ऑनर कहलाता हूं। तो अ पर्सन हु एक्वायर्स एनी राइट विद रिस्पेक्ट टू बिल्डिंग, ठीक है, अंडर सेक्शन दिस ट्रांसफर बाय वे ऑफ लीज फॉर नॉट लेस देन 12 ईयर्स shall be deemed to be the owner of that building or the part thereof।
This will, however, not cover the case where right by way of lease is acquired from month to month basis or for a period not exceeding 1 year. इसीलिए आप देखते हो कि जब लोग रेंट का एग्रीमेंट करते हैं तो वो 1 साल से कम पीरियड का करते हैं, 11 मंथ्स का करते हैं। यहां लिखा हुआ है कि इनमें वो वाले केसेस शामिल नहीं होंगे जो मंथ टू मंथ बेसिस पर एग्रीमेंट हो रहे हैं और जिनका पीरियड 1 साल से अधिक नहीं है। ठीक है, तो आज का हमारा यही टॉपिक था। इसमें हमने 2 इंपॉर्टेंट सेक्शंस को कंप्लीट किया। पहला तो था चार्जिंग सेक्शन, जो कि आपकी समझने के लिए था, लेकिन डीम्ड ओनरशिप आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सेक्शन था थ्योरी के लिए, तो प्लीज इसे आप याद करेंगे। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास से प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के। आज इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।